आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, हमने पिछले वीडियो में विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा था और विद्युत जनित्र के बारे में क्या पढ़ा था कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति थी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती। अब यहाँ की समझने की ये थी कि विद्युत जनित्र, देखिए जनित्र एक जनरेटर होता था। जनित्र के बारे में हमने बेसिकली अपने ब्याह शादियों में, मैरिज होम में देखा था कि जनित्र जो एक जनरेटर को कहते हैं, उसमें तो हम भी कोई भी ऑयल जैसे डीजल डाला उसको घूर्णन गति देते थे। यंत्र, क्योंकि यंत्र थे तो यांत्रिक ऊर्जा को जैसे इसको हम घूर्णन गति देते थे तो उससे जुड़े जितने भी बल्ब थे या प्रकाशित तंतु थे वो सारे प्रकाशित होने लगते थे। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया था कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति थी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती थी। फिर उसके बाद हमने इसके दो प्रकार पढ़े थे। विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता था, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। कल हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ा था। ऐसा उपकरण था, ऐसा साधन था जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता था। और हमने पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती थी जो समय के साथ बदलती रहती थी। पढ़ा था हमने इसके बारे में। फिर उसकी हमने बनावट भी पढ़ी थी, उसकी हमने कार्यविधि भी पढ़ी थी, बेसिकली हमने इसका चित्र भी देखा था। तो कल जब आपने ये पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी बनावट एक जैसी है, बस फर्क थोड़ा सा फर्क है। हमने अब हम पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है। तो एक बार देखिए, हम पढ़ते हैं विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र का ये दूसरा प्रकार था, कौन सा? दिष्ट धारा जनित्र। देखिए दिष्ट धारा जनित्र क्या है। देखिए, एक तो आपको ये बात नोटिस करनी है, ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसी धारा होती थी जिसका मान समय के साथ बदलता रहता था। दिष्ट धारा, जबकि दिष्ट धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान समय के साथ नियत बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने और आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आने वाली धारा होती है, जबकि दिष्ट धारा उच्च मान की, रेलवे 11,000 से 21,000 वोल्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, जहां उच्च मान की धारा की बात होती है वहां दिष्ट धारा का नाम आता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा तो समय के साथ बदलती रहती है, दिष्ट धारा समय के साथ नियत बनी रहती है। उच्च मान की धारा को दिष्ट धारा आप कह सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, रेलवेज में, समझ रहे हो। तो ज्यादा वर्किंग लोड को दिष्ट धारा जनित्र द्वारा, क्योंकि इसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, नियत बना रहता है, यानी एक समान धारा 24 घंटे, जब भी धारा का प्रभाव होगा वो एक समान। ठीक है, तो देखिए क्या इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। परिभाषा दिष्ट धारा जनित्र हो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो, विद्युत जनित्र हो, इन सबका एक ही मतलब था। क्या मतलब था? हमने देखा था कि ये सारे ऐसे उपकरण थे, चाहे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो, दिष्ट धारा जनित्र, ये इसी के प्रकार तो हैं विद्युत जनित्र के। तो ऐसी स्थिति, क्या स्थिति कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती। देखिए कैसे, एक बार सुन लेते हैं। दिष्ट धारा जनित्र क्या है? ऐसा उपकरण होता है, ऐसा साधन होता है, ऐसी युक्ति होती है जो किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्योंकि यंत्र होते हैं, घुमाने से जब उसको घूर्णन दिया जाता है, घुमाते हम लोग, तो हम देखते हैं कि वो जैसे स्टार्ट होता है, उसका इंजन जो स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि उससे जुड़े जितने भी बल्ब हैं, प्रकाशित तंतु हैं, सारे के सारे वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या याद रखना है, दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और प्राप्त विद्युत ऊर्जा को भी किसमें बदलेगा? दिष्ट धारा। उसने किसको में बदला था? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब मैं वही तो, देखिए अगर तुमसे पूछा जाए दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में अंतर क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं, तो बाद में इसको बताऊंगा मैं। तो अंतर भी इनसे बेसिकली अलग हो जाते हैं। आप में अगर थोड़ा सा दिमाग है तो आप इनके अंतर को आसानी से कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था? दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राप्त विद्युत ऊर्जा को ये दिष्ट धारा में बदलता है। अब दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान समय के साथ नियत बना रहता है, एक समान बना रहता है, यानी बदलता नहीं है। दिष्ट धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान समय के साथ नियत बना रहता है। तो अब वो क्या पढ़ा था उसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा थी? ऐसी धारा होती है जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। तो अब ये दोनों बेसिकली बिल्कुल अलग अलग बिंदु हैं,
आपको ये बात समझनी है, याद रखना है कि अगर इनकी हम डिफरेंस की बात करें तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो देखिए एक अपने बिंदु पे हम लोग आ जाते हैं। क्या याद रखना है? दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राप्त विद्युत ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल देता है। और दिष्ट धारा कैसी धारा होती है? ऐसी धारा जो समय के साथ नियत बना है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। देखिए मैं तुम्हें कल बता रहा था, बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र की लगभग एक जैसी है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क है, उसमें आर्मेचर कुंडली होती थी, इसमें भी आर्मेचर कुंडली होता है, उसमें छड़चुंबक होता था, इसमें भी छड़चुंबक होता है, उसमें सर्पी वलय होते थे, लेकिन अब उसमें सर्पी वलय नहीं, इसमें सर्पी वलय के स्थान पर हम दिक् परिवर्तक, जिनको हम कंप्यूटेटर भी कहते हैं, वो जोड़े जाते हैं। उसमें ब्रश है, इसमें ब्रश होते हैं। ठीक है, कार्यविधि में भी थोड़ा फर्क है। अगर आपने कल उसको अच्छे तरह से समझा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं। देखिए क्या बनावट के बारे में आपको हिंदी में पहले क्या लिखना है? लिखना है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। आपको हिंदी में एक लाइन कैसे लिखनी है? लिखनी है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। पहला बिंदु क्या है? देखिए वही आर्मेचर कुंडली, दूसरा होता है चुंबक, जिसको मैं छड़ चुंबक भी कह सकता हूं। ठीक है, चौथा और तीसरा होता है, अब इसमें याद रखना सर्पिकार वलय की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? दिक् परिवर्तक, जिनको कंप्यूटेटर भी कहते हैं। अब इसको मैं कंप्यूटेटर लिख रहा हूं ना, कंप्यूटेटर लिख सकते हो, दिक् परिवर्तक। ठीक है, उसमें सर्पी वलय S1 S2 थे, इसमें कंप्यूटेटर C1 थे। और चौथा वही ब्रश, कौन? G1 भी। यही तो था। तो क्या लिखना है आपको? लिखना है, क्या लिखना है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं: आर्मेचर कुंडली, छड़चुंबक, कंप्यूटेटर, ब्रश। अब देखिए वही इसमें था, लेकिन इसमें तुम देख रहे हो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कंप्यूटेटर की जगह क्या थे? सर्पिकार वाले थे S1 S2। इसमें क्या लिखना है? कंप्यूटेटर। दिक् परिवर्तक इनको आप कह सकते हो, C1 C2। और ब्रश उसमें भी थे, एक बिंदु ही तो बदला है। चित्र बना के देखते हैं, देखिए उस चित्र में इसमें क्या अंतर होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और आयत के आकार का बना लेता हूं। आप, मैं तुमसे कल ही बता रहा था, इधर किताब में दक्षिणी ध्रुव में, अरे ये सही है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं? कंप्यूटेटर भी, कंप्यूटेटर जो दिक् परिवर्तक होते हैं, ये क्या होते हैं? हम एक काम करते हैं, लोहे का बना एक गोले के आकार का क्या लेते हैं? एक वलय लेते हैं, एक विभक्त वलय लेते हैं। अगर हम ये विभक्त वलय होती कैसे? देख ले, मैं आपको पहले इसको यहाँ बना देता हूँ आपको, देखिए। कुछ ये विभक्त वलय इस तरह की होती है, गोले के आकार का होता है ये। आप समझ रहे हैं इसको ध्यान से? ठीक है, ये विभक्त वलय को मैंने क्या काम किया, यहाँ समझ रहे हैं आपको ध्यान से? विभक्त वलय जिनको हम कंप्यूटेटर भी कह रहे हैं, ठीक है। मैं इनको बीच में से इसको काट देता हूँ, दो टुकड़े इसके मैंने कर लेते हैं। जब मैं इसके दो टुकड़े करूंगा तो देखिए बेसिकली आपको ये बात नजर आएगी ना, इस तरह से अलग नजर आएगा। ठीक है, मैंने क्या काम किया,
ये कंप्यूटेटर, इसको तो मैं C1 कह रहा हूँ और ये कंप्यूटेटर C2 है। ठीक है, बीच में से खाली अलग हो गए ना, एक विभक्त वाले को मैंने बीच में से काट दिया। अब ये तो क्या हो गया, C1 कंप्यूटेटर, ये C2 हो गया। ठीक है, इस तरह का होता है। तो मैंने इसी तरह से इसमें से देखिए, अब इस तरह से आपको मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ और ये बात आपको समझनी है। इस तरह से मैं इनको इस तरह ही जोड़ रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, देखिए इस चित्र को थोड़ा सा इस तरह से बनाना है ना, जिससे कि हमें पता लग जाए कि वो, उसमें तो हमने विभक्त वाले, सॉरी वो सर्पिकार वाले जोड़ी थी और इसमें हमने विभक्त वाले, जिनको हम कंप्यूटेट भी कहा। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं अब। ये तुम्हें पता लग गया ना कहाँ से आया। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये समझने के लिए था केवल इसके कि ये विभक्त वाले क्या होती है। एक गोले के आकार की हम लोहे की वले लेते हैं। वले का मतलब जो गोलाकार आकृति में बनी हुई हो। ठीक है, उसको मैंने बीच में से काट दिया है। वही चीज आपको ये समझनी है। इस तरह की, इसको तो हम क्या कह रहे हैं, कंप्यूटेट कह रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये कंप्यूटेट C1 था और ये कंप्यूटेट C2 है। मैंने इसको अलग से चित्र बना दिया। अब कंडीशन यहाँ पे यही है, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। अब देखिए यहाँ आकर के इसको मैंने किसी लोड परिपथ से जोड़ दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, दूरी दिखाओ इसमें थोड़ा सा, इसको आगे से या लिखना चाहो तो लिख देना लोड। ठीक है, अब इन पर देखिए, इनसे मैंने इस कंप्यूटर, देखिए ये, अब मैं आपको इसको ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये विभक्त वाले C1 है जिसको कंप्यूटेट कह रहा हूँ मैं। इससे मैंने क्या काम किया है, इससे मैंने ब्रुश जोड़ दी। इसको तो ब्रुश B1 कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे ब्रुश जोड़ी है, इसको मैं ब्रुश B2 कह रहा हूँ। ठीक है, ये कौन है, कंप्यूटेट C1 है और ये कंप्यूटेट C2 है। आप इसको नीचे की तरफ यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कंप्यूटेट C1 C2, हिंदी में लिख सकते हो कंप्यूटेटर। ठीक है, इनको आप ब्रुश हिंदी में लिख सकते हो। ये चुंबक है, ये क्या है, आर्मेचर कुंडली है। ठीक है, अब इसका नाम तुम्हें पता है क्या होता है, ये A, B, C और D। ठीक है, और ये चुंबक है हमारे पास, जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये इस तरह का इसका चित्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि इसकी बनावट, जो ये मैंने क्या काम किया, अब सुन लीजिए। दोबारा मैं वही बात पे आ जाता हूँ, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं दिष्ट धारा जनित्र। याद रखना है, दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्राप्त विद्युत ऊर्जा से क्या दिष्ट धारा प्राप्त करता है, यानी प्राप्त विद्युत ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदलता है। दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी धारा जो समय के साथ नियत बनी रहती है, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसको, हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिष्ट धारा जनित्र की बनावट। आपको याद रखना है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। पहला बिंदु क्या है, आर्मेचर कुंडली। ठीक है, दूसरा क्या होता है, छड़ चुंबक या केवल चुंबक भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये शक्तिशाली स्नाल चुंबक है। तीसरा है कंप्यूटेटर C1 C2। ठीक है, जो किनके स्थान पर है, सर्पी वाले के स्थान पर, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हमने इन कंप्यूटेटरों की जगह सर्पी वाले जोड़े थे, जिनको हमने S1 S2 कहा था। और इनके बाद में चौथा होता है ब्रुश, जो हमने कंप्यूटेटर C1 C2 से दो ब्रुश B1 B2 जोड़ करके जोड़ देते हैं। और अंत में किसको,
कंप्यूटेटरों को किसी लोड परिपथ से जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से देखिए। आर्मेचर कुंडली क्या लिखना है इसके बारे में? लिखना है कि डिस्क धारा जनित्र में एक आर्मेचर कुंडली होती है जो आयत के आकार की, यानी ये आयत के आकार की एबीसीडी कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोर पर तांबे के तारों से लिपटी हुई होती है और ये अपने अक्ष पर आसानी से घूर्णन कर सकती है। जो कल बताया था वही लिखना है। दूसरा है षडचुंबक। याद रखना है कि आर्मेचर कुंडली के पास एक शक्तिशाली असुनाल चुंबक रखा होता है जिसके कारण जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो वह आर्मेचर कुंडली में इस चुंबक के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तीसरा है कंप्यूटेटर। याद रखना है कंप्यूटेटर जो है ये शर्ती वलय के स्थान पर जोड़े जाते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है कि लोहे का गोलाकार विभक्त वलय लेते हैं, उस विभक्त वलय को तोड़ करके बराबर भागों में तोड़कर C1 C2 कंप्यूटेटरों में उसको बदल लेते हैं। ठीक है, जिनसे आर्मेचर कुंडली का अंतिम सिरा यानी एडी सिरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? फिर चौथा है ब्रुश। ब्रुश के बारे में क्या लिखना है कि दोनों कंप्यूटेटर C1 C2 से ब्रुश B1 B2 जोड़ दिए जाते हैं। किस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं कि इनमें एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, बात समझ में? एक बार दोबारा सुन लो। क्या लिखना है? हम पढ़ रहे हैं इसकी बनावट। लिखना है कि विद्युत धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली के बारे में क्या लिखना है? ये आयत के आकार की एबीसीडी कुंडली होती है जो नरम लोहे की क्रोर पर तांबों के तारों से लिपटी हुई होती है और ये अपने अक्ष पर आसानी से घूर्णन कर सकती है। दूसरा क्या है? षडचुंबक। याद रखना है आर्मेचर कुंडली के पास में एक शक्तिशाली असुनाल चुंबक रखा होता है। जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो इस चुंबक के कारण, शक्तिशाली चुंबक के कारण क्या होता है? इस आर्मेचर कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी करंट उत्पन्न होता है। तीसरा है कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर के बारे में क्या लिखना है कि कंप्यूटेटर जो है लोहे की एक गोलाकार विभक्त वलय होती है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ करके C1 C2 कंप्यूटेटर बनाए जाते हैं। ये आर्मेचर कुंडली के अंतिम सिरे कंप्यूटेटर C1 C2 से ही जुड़े हुए होते हैं। चौथा है ब्रुश। याद रखना है कि कंप्यूटेटर C1 C2 से दो ब्रुश B1 तथा B2 जुड़े होते हैं और इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। ठीक है, ये तो इसकी बनावट होगी। पढ़ने की कार्यविधि। कार्यविधि समझना, कार्य प्रणाली कह लो, कार्यविधि कह लो। कार्य प्रणाली क्या है देखिए इसके बारे में। देखिए कार्य प्रणाली जो हमने कल पढ़ी थी उसमें ही बिल्कुल ये थोड़ा सा फर्क है। वही जो कल हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली पढ़ा था उस कार्य प्रणाली के हिसाब से बिल्कुल ये सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि वो प्रत्यावर्ती धारा वो तो समय के साथ बदलती रहती थी। विद्युत धारा क्यों नहीं बदलती? इसके लिए अब एक बार देखते हैं, हम समझते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है। जब आर्मेचर कुंडली, अब देखिए इसमें ये बात याद रखना है, इसकी जो दिशा है इस तरह से होती है। देखिए क्या लिखना है आपको? लिखना है जब आर्मेचर कुंडली को घूर्णन दिया जाता है यानी घुमाया जाता है तो चुंबक के कारण इस प्रेरण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। भाई होगा, हमने पढ़ा है विद्युत वाहक बल मतलब करंट आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना है? जब आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है, घूर्णन दिया जाता है। देखिए घूमने की दिशा यही है। ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली को घूर्णन दिया जाता है तो क्या होता है? आर्मेचर कुंडली जब घूमती है तो इस षडचुंबक के कारण इसमें विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यानी और विद्युत वाहक बल से धारा बहेगी, इसको हमने प्रेरित धारा कहा था। तो दोबारा सुन लीजिए। देखिए अब मैं वही चीज आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप कल की तरह लिखना चाहते हो तो आप कल की तरह लिख सकते हो। अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह भी इसको समझ सकते हो। देखिए कैसे लिखना है। जब आर्मेचर कुंडली को, देखिए अब इस तरह से घुमा रहे हैं भाई, ये भी वही चीज है। तो मैं इस तरह से कल दिक्कत हुई हो तो मैं इसलिए इसको दूसरे तरीके से आप उस तरह भी आप इसको लिख सकते हो जिस तरह मैंने आपको कल बताया था ना कि जब आर्मेचर कुंडली को एक इस तरह घुमाया जाता है। किस तरह? ए बी सिरा तो ऊपर की तरफ और सी डी सिरा नीचे की तरफ है इसका। आप इस तरह भी कर सकते हो जो मैंने कल आपको बताया था। वो कौन सी वाली वीडियो देख करके? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाली वीडियो देख करके। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली बता रहा हूँ। देखिए कैसे। जब आर्मेचर कुंडली को घूर्णन दिया जाता है अर्थात घुमाया जाता है। अब ये बात लिखने की जरूरत नहीं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में, जरूरत नहीं है इस चीज को लिखने की। डायरेक्टली क्या लिखना है आपको? लिखना है कि जब आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है तब क्या होता है? इस चुंबक के कारण इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अब वो धारा बहेगी। अब ये धारा क्यों बह रही थी इस बात को तो हम जानते हैं क्योंकि इससे इसके मान में लगातार परिवर्तन, चुंबक के कारण जो शक्तिशाली चुंबक है इससे जो पारित फ्लक्स है इसके मान में लगातार परिवर्तन होता है।
पारिश फ्लक्स के मान में जब लगातार परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, और विद्युत भाग बल के कारण इसमें धारा बहती है। ये बात तुम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में भी समझ चुके हैं, समझ रहे हो। तो देखिए ध्यान से, जब आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है तब सड़चुंबक के कारण क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, अब देखिए ये चीज इसमें समझने की है कि मैं अगर इस चीज को कल की तरह बताऊं, देखिए जैसे मैं एक बार कल की तरह बता रहा हूं, जब आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है, देखिए घूमने की दिशा आप ये तरफ इस तरफ देख रहे हो, इसमें इस स्थिति में क्या होगा, ये भी सिरा तो ऊपर की तरफ है ये वाला, और सीधी सिरा नीचे की तरफ हो जाता है। उसमें कल क्या हुआ था, कब ब्रुश B1 का संबंध, सर्पी वाले S1 का संबंध तो ब्रुश B1 से था, और सर्पी वाले S2, क्योंकि इसमें सर्पी वाले नहीं है, इसमें कंप्यूटेटर है, मैं कल वाली बात जो आपको बता रहा हूं, तो इसमें S2 का संबंध ब्रुश B2 से था, वो तो बदल रहे थे। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए जब आर्मेचर कुंडली को इस तरह घुमाया जाता है, दाहिने हाथ की तरफ घुमाया जाता है, तो इस स्थिति में AB सिरा ऊपर की तरफ और CD सिरा नीचे की तरफ हो जाता है, और इस चुंबक के कारण इसमें धारा, प्रेरित धारा बहने लगती है। तब क्या होता है, तब देखिए ध्यान से, तब क्या होता है, तब कंप्यूटेटर C1 ब्रुश B1 से स्पर्श करता है, और कंप्यूटेटर C2 ब्रुश B2 से संपर्क करता है, इससे स्पर्श करता है। ठीक है, देखिए इस बात को ध्यान रखें, जब आर्मेचर कुंडली को इस तरफ घुमाया जाता है कि AB सिरा तो ऊपर की तरफ और CD सिरा नीचे की तरफ होता है, तब क्या होता है, कंप्यूटेटर C1 का संबंध तो ब्रुश B1 से, और कंप्यूटेटर C2 का संबंध ब्रुश B2 से हो जाता है। तब क्या होता है, और इस चुंबक के कारण इसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, और विद्युत भाग बल के कारण धारा बहती है। इसी धारा को तो हमने प्रेरित धारा कहा है। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या होगा, तब क्या होगा, अब आधे आवर्त काल में जो T/2 समय था हमारे पास, आधे आवर्त काल को, जिसको मैं आधा चक्र कह रहा हूँ, एक पूर्ण चक्र की बात में आधा चक्र पूरा हुआ है। आधा चक्र क्यों पूरा हुआ है, जब आर्मेचर कुंडली को इस तरफ घुमाया कि AB सिरा तो ऊपर की तरफ है और CD सिरा नीचे की तरफ होता है, तब इसके कारण धारा बहती है, किसके कारण, चुंबक के कारण। उस स्थिति में क्या हो रहा था, C1 का संबंध तो ब्रुश B1 से था, कंप्यूटेटर C2 का संबंध ब्रुश B2 से था आधे आवर्त काल में। परंतु आधे घूर्णन चक्र में जब क्या होता है, CD सिरा तो ऊपर की तरफ, देखिए वही बात, और AB सिरा नीचे की तरफ होता है, तब क्या होता है, तब कंप्यूटेटर C1 ये क्या काम करते हैं, कंप्यूटेटर C1 घूम करके आधे आवर्त काल में के स्थान पर C2, कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर तो कौन आ जाता है, C2 आ जाता है, C2 के स्थान पर C1 आ जाता है। इसी प्रकार बुरसों में भी क्या होता है, B1 के स्थान पर B2 और B2 के स्थान पर B1 आ जाता है। यानी जैसे ही धारा की दिशा बदलने का वक्त आता है, उसी तरह क्या हो जाता है कि जो कंप्यूटेटर C1 है ना, वो घूम करके उसके स्थान पर C2 आ जाता है, और C2 के स्थान पर C1 आ जाता है। इसी प्रकार ब्रुश B1 के स्थान पर B2 आ जाता है, और B2 के स्थान पर B1 आ जाता है। अगर ये घूमते नहीं, आधे आवर्त काल के बाद जब हमने दूसरा चक्कर जो पूरा, जब आधा चक्कर पूरे होने के बाद जब पूर्ण चक्कर होने को जा रहा है, तब हमने इससे पहले क्या देखा था कि कंप्यूटेटर C1 का संबंध तो ब्रुश B1 से था, और कंप्यूटेटर C2 का संबंध ब्रुश B2 से था आधे आवर्त काल में। परंतु जैसे ही आधा पूर्ण चक्र पूरे होने को है, अब क्या हो रहा है, जब CD सिरा तो ऊपर की तरफ है ये वाला, और ये सिरा नीचे की तरफ होता है, तो क्या होता है कि ये घूमने के कारण कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर तो C2 आ जाता है, और B1 के स्थान पर B2 हो जाता है। यानी ये फिर आपस में एक दूसरे को वहां रह नहीं, अपने स्थानों को बदल लेते हैं, जगहों को बदल लेते हैं, तभी तो धारा का मान नहीं बदलता है, तभी तो धारा नियत मान की बनी रहती है। समझ रहे बात को। तो इस तरह से जब ये आधे आवर्त काल को पूरा करने के बाद जब पूर्ण चक्कर पूरे होने को होता है, अर्थात जब CD सिरा ऊपर की तरफ होता है, AB सिरा नीचे की तरफ होता है, तो हम देखते हैं कि C1 के स्थान पर तो कौन आ जाता है, C2 आ जाता है, B1 के स्थान पर B2 आ जाता है। अर्थात अपने पूर्ण चक्र होने पर भी ये अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी स्थिति बदलने से, परंतु धारा नहीं बदलती, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण से धारा नियत मान की बनी रहती है, यानी इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उदाहरण लेते हैं, माना कि कंप्यूटेटर C1 धनात्मक और कंप्यूटेटर C2 ऋणात्मक, तब उस स्थिति में क्या होगा, ब्रुश B1 तो हमेशा सदैव कैसा होगा, धनात्मक,
और B2 कैसा होगा? सदैव धनात्मक होगा। यदि आधे आवर्त काल में कंप्यूटेटर C1 जब घूमेगा, कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर कौन आ रहा है? C2 आ रहा है। C2 आ रहा है तो इसका मतलब C2 आ रहा है तो उसका संबंध B2 से, और C1 के स्थान पर C2 आ रहा है तो उसका संबंध B2 से, और C2 के स्थान पर C1 आ रहा है तो उसका संबंध B1 से। अर्थात आधे आवर्त काल जब पूरा चक्कर पूर्ण हो जाता है, एक चक्कर पूर्ण होने के बाद में ये C1 के स्थान पर C2 का आ जाना, B1 के स्थान पर B2 का आ जाना, B1 के स्थान पर B2 का और C2 के स्थान पर C1 के आ जाने से धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जैसे ही धारा बदलने का वक्त आता है ये अपनी स्थितियों को बदल लेते हैं, कंप्यूटर अपनी स्थितियों को चेंज कर लेते हैं और ग्रुप भी चेंज हो जाते हैं। इस कारण से धारा हमेशा धनात्मक में रहती है, अर्थात धारा हमेशा B1 से B2 की तरफ रहती है, B1 से इधर से B1 से B2 की तरफ रहती है। इस कारण से धारा हमेशा सदा B1 से B2 की तरफ रहती है और धारा नियत बनी रहती है, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो कार्य प्रणाली आप देख रहे हो दिष्ट धारा जनित्र की, वो किस तरह से इसमें नियत मान की धारा बनी। अगर आप भी कंफ्यूजन हो एक बार दोबारा देखो, टाइम देखिए दोबारा एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। हम लोग पढ़ रहे हैं दिष्ट धारा जनित्र। अब देखिए दिमाग से समझना दोबारा से, मैं इसको एक बार और रिवाइज करके बता रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं दिष्ट धारा जनित्र, पढ़ा था कि दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो दिष्ट धारा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राप्त विद्युत ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। ठीक है, और दिष्ट धारा कैसी धारा होती है? जिसका मान समय के साथ नियत बना। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। बात करते हैं इसकी बनावट की। याद रखना है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। ये चारों बिंदु लिख दिया, आर्मेचर कुंडली, सड़चुंबक, कंप्यूटेटर, ब्रुश। आर्मेचर कुंडली के बारे में क्या लिखना है? लिखना है ये आयत के आकार की ABCD कुंडली होती है जो नरम लोहे की क्रोध पर तांबे के तारों से लिपटी हुई होती है, जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर सकती है। सड़चुंबक, आर्मेचर कुंडली के पास एक शक्तिशाली असुनाल चुंबक रखा होता है, जिसके कारण जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो इस सड़चुंबक के कारण ही इसमें धारा यानी विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, अर्थात धारा। तीसरा कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर क्या होते हैं? आपको याद रखना है कि दिष्ट धारा जनित्र में कंप्यूटेटर के लिए हम एक लोहे की क्या लेते हैं? विभक्त वलय लेते हैं। वलय का मतलब गोलाकार हो, उसको काट करके दो समान बराबर टुकड़े C1 C2 में तोड़कर उसको कंप्यूटेटर में बना लेते हैं। और आर्मेचर कुंडली का जो अंतिम सिरा है, एडी सिरा जो है, वो कंप्यूटेटर C1 C2 से जुड़ा हुआ है। फिर चौथा है ब्रुश। याद रख रहे हैं कंप्यूटेटर C1 C2 से दो ब्रुश जुड़े होते हैं, उनकी स्थिति क्या है कि इनसे हमेशा स्पर्श करते रहते हैं। जैसे इसकी बनावट होगी। कार्यविधि देखिए, कार्यविधि कैसे करता है? जब आर्मेचर कुंडली को यूं घुमाया जाता है, अर्थात एडी सिरा ऊपर की और सीधी सिरा नीचे की ओर होता है, तब क्या होता है? इस चुंबक के कारण इसमें धारा बहने लगती है। तब कंप्यूटेटर C1 का संबंध ब्रुश B1 से, कंप्यूटेटर C2 का संबंध ब्रुश B2 से हो जाता है। ठीक है, परंतु आधे आवर्त काल में क्या होता है? जब CD सिरा ऊपर की तरफ और AD सिरा नीचे की तरफ होता है, तब कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर तो C2 आ जाता है। जब ये घूमने के कारण हो रहा है, कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर तो C2 आ जाता है और B1 के स्थान पर B2 आ जाता है। ठीक है, C1 के स्थान पर C2 आएगा तो C2 के स्थान पर C1 नहीं आएगा क्या? फिर क्या होगा कि ये C1 के स्थान पर कौन आ रहा है? C2 आ रहा है। C2 आ रहा है तो इसका संबंध ब्रुश B2 से रहेगा, और C2 के स्थान पर कौन आ रहा है? C1 आ रहा है, इसका मतलब ब्रुश इसका B1 से रहेगा। अर्थात जैसे ही धारा की दिशा बदलने का वक्त आता है, ये अपनी स्थितियों को बदल लेते हैं। कंप्यूटेटर C1 घूमने के स्थान पर C2 आ जाता है, C2 के स्थान पर C1 आ जाता है। इसी प्रकार ब्रुश B1 के स्थान पर B2 आ जाता है। अर्थात इनकी स्थितियां बदलने के कारण धारा नियत मान की बनी रहती है। उदाहरण के लिए हमने क्या देखा था? यदि मैं C1 को धनात्मक और कंप्यूटेटर C2 को ऋणात्मक लूं, तब उस स्थिति में B1 सदैव धनात्मक रहेगा और B2 सदैव ऋणात्मक रहेगा। जब आधे आवर्त काल को पूरा होने के बाद जब पूरा चक्कर पूरे को होना होता है, तो कंप्यूटेटर C1 के स्थान पर तो कौन आ जाता है? C2 आ जाता है, और C1 के स्थान पर C2 और C2 के स्थान पर C1 हो जाता है। अर्थात B1 के स्थान पर B2 और B2 के स्थान पर B1 आ जाता है। अर्थात हमेशा धारा जो है ना B1 से B2 की ओर बहेगी, धारा हमेशा B1 से B2 की ओर बहेगी। अर्थात धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनकी स्थिति बदलने के कारण धारा नियत मान की बनी रहती है, और ऐसी धारा जो समय के साथ नियत बनी रहती है दिष्ट धारा। ठीक है बस।